नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जेई एडवांस 2026 का पेपर 1 जो था उसको सॉल्व किया था। उसके दो पार्ट हैं, आप ऑलरेडी देख सकते हैं, है ना, मेरे चैनल पर। अब हम लोग पेपर 2 के सॉल्यूशंस पर डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, पेपर 2 के सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें हम तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ले रखे हैं, आप चाहें तो इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, अभी ज़रूरत नहीं, इसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। आप देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ओ एन ओ बॉन्ड एंगल इन द गिवन स्पीशीज। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवाइज भी करते हैं। याद करिए, बॉन्ड एंगल का जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला फैक्टर हमें चेक करना होता है हाइब्रिडाइजेशन। और आपको अगर याद आ रहा हो तो मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताता हूँ कि आप ये चेक करिए कि हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है या नहीं है ना। जो स्टूडेंट्स लेक्चर्स देखते हैं या क्लासरूम में पढ़े हुए हैं उन्हें ये जानकारी समझ में आ रही होगी। तो आपको देखना है कि डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो मैं आपको कहता हूं कि आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाइए और फिर सॉल्व करिए। जबकि अगर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है तो आपको फैक्टर से सॉल्व करना है, जिसमें पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन खुद है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद सेकंड फैक्टर हम लोग जाते हैं लोन पेयर पे, फिर हम लोग जाते हैं बॉन्ड पेयर पे, फिर हम लोग जाते हैं सेंट्रल एटम पे, फिर हम लोग जाते हैं साइड एटम पे, और एक और फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं वो है रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, तो आइए, अब मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया है थोड़ा बहुत, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एग्जाम्पल्स को देखें तो यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल आपको दिए हैं उनमें अगर हम बात करें तो एक NO2 प्लस है, एक NO2 है, एक NO3 माइनस है, और एक NO2 माइनस आयन आपको दे रखा है ना, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, मतलब ठीक है अगर हम बात करें। और इसके अलावा NO2 हो गया आपका भूरिया, और NO2 प्लस हो गया। ठीक है, इन सब की अगर हम बात करें तो NO2 प्लस का जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो यहाँ पर H का वैल्यू जो है वो क्या निकल के आएगा बेटा, 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज SP। और SP का मतलब है कि जब हम इसका स्ट्रक्चर क्लासरूम में भी देखते हैं तो NO2 प्लस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन के आता है जिसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, NO2 की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, H का वैल्यू 2.5 आएगा जिसको हम राउंड ऑफ करके 3 मानेंगे, और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। नाइट्रेट आयन की बात करें तो H का वैल्यू 3 आएगा, दैट इज sp2। और नाइट्राइट आयन की बात करें तो यहाँ पर भी H का वैल्यू 3 आएगा, H का वैल्यू 3 आने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब देखिए, सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। और याद करिए, हाइब्रिडाइजेशन में मैं आपको बोलता हूं, अगर हाइब्रिडाइजेशन देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू 2 है और बाकी सबका जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 3 है ना। अब जिसका H का वैल्यू कम होता है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल होगा वो NO2 प्लस का होने वाला है, जो कि 180 डिग्री है ना। 180 डिग्री से ज्यादा एंगल आपको मिलेगा भी नहीं। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NO2 प्लस का होना चाहिए, मतलब आपका ऑप्शन A और ऑप्शन डी ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। ठीक, अब बचे हुए 3 को अगर आप देखें तो क्लास नोट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें हम ऑलरेडी ये कंपैरिजन करते भी हैं। ठीक है ना, NO2 की जब हम बात करते हैं तो NO2 का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होता है ये, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला। नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं, है ना, तो डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। और NO2 माइनस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर O माइनस O माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर। ठीक है, अब आप देखिए, इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 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 हाइब्रिडाइजेशन तो सेम हो गया। हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद सेकंड फैक्टर क्या लगाना है, लोन पेयर। लोन पेयर की बात करें तो इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर कोई भी लोन पेयर जो है वो पूरा लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, और इसके अंदर कितना है, आधा लोन पेयर है ना। तो बेटा, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है क्लासरूम में आपको बताते हैं एक्सेप्शनली हाई बॉन्ड एंगल होता है, 134 135 डिग्री के आसपास। मतलब NO2 का जो बॉन्ड एंगल है वो एक्सेप्शनली हाई वैल्यू रखता है ना। और NO3 माइनस और NO2 माइनस की बात करूं तो ये भी sp2 हाइब्रिड है, ये भी sp2 हाइब्रिड है। यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल आइडियली जो इसका आना चाहिए वो 120 डिग्री है, और यहाँ एक लोन पेयर है तो लोन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल आपको कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो बॉन्ड एंगल है वो तो NO2 प्लस का हो गया, उसके बाद जो बॉन्ड एंगल हो गया वो NO2 का हो गया,
फिर उससे बड़ा बॉन्ड एंगल मतलब उससे छोटा एंगल NO3 माइनस और सबसे छोटा बॉन्ड एंगल NO2 माइनस का हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन के बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने, है ना, जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कल भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस तरह का एक क्वेश्चन करा था। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पी ब्लॉक से डील करता है। इसका कुछ पार्ट अभी भी आपके सिलेबस में है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जेई एडवांस फुल सिलेबस लेके चलता है। नीट में जो एक्सक्लूडेड पार्ट है पी ब्लॉक वगैरह का, वो भी वो इंक्लूड करके चलता है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और कुछ आपके नीट सिलेबस का भी यहाँ पर रिवीजन होगा बेटा, है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट निकालने हैं आपको, और 3 कंपाउंड है PQR, इनके बारे में मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बोला है जेनॉन का रिएक्शन किससे करा रहे हैं? फ्लोरीन से। बेटा जेनॉन आप जानते हैं इनर्ट गैस है। नॉर्मली इनर्ट गैस कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन हम जानते हैं जेनॉन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। और जेनॉन के 3 फ्लोराइड हम लोग पढ़ते हैं, एक XeF2, एक XeF4 और एक XeF6। इन तीनों के हाइब्रिडाइजेशन भी आप लोगों ने पढ़े हुए होते हैं ना। तो ये जो तीनों कंपाउंड हैं आपके सामने, ये सब बनेंगे किससे? जेनॉन और फ्लोरीन के रिएक्शन से ही। ये रिएक्शंस फिलहाल में आपके नीट सिलेबस में नहीं है, बट एनसीईआरटी के ओल्ड एनसीईआरटी को जब आप देखेंगे या मेरे ओल्ड नोट्स देखेंगे, वहां आपको ये दिख जाएगा। अब ये बनने का जो कहानी होता है ना, उसके पीछे रेशो है कि जब ये 2:1 रेशो में होता है तो XeF2 बनता है, जब ये 1:5 रेशो में होता है तो XeF4 बनता है, और जब ये 1:20 रेशो में होता है तो XeF6 बनता है। अब आप देखिए ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है। फिलहाल में अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन आपको ये रेशो क्या दिया हुआ है बेटा? 1:5। इसका मतलब है, मुझे समझ में आ रहा है कि P जो होगा वो XeF4 होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर P के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है, P हैज 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। बेटा बिल्कुल सही बात है। XeF4 का जब मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो H का वैल्यू 6 आएगा। 6 का मतलब है sp3d2, जो कि ऑक्टाहेड्रल होता है। तो जेनॉन अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करेगा बेटा? 6 पोजीशन। 6 पोजीशन में से 1 2 3 4 तो स्क्वायर प्लेनर, और एक आउट ऑफ द प्लेन और एक इनसाइड द प्लेन, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहते हैं। और इनमें से 4 जगहों पर फ्लोरीन लग जाएगा, और बचे हुए 2 पोजीशंस पर जेनॉन के क्या आ जाएंगे? लोन पेयर। तो इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो XeF4 वाली बात तो ये सही होगी। अब आते हैं आगे। ये जो P है, इस P का रिएक्शन, P कहने का मतलब किसकी बात चल रही है? तो XeF4 की बात चल रही है ना बेटा। तो XeF4 की जो रिएक्शन है वो जब आप O2F2 से कराते हैं, O2F2 याद करिए क्लास में मैं बताता हूं कि फ्लोरीन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उन्हें ऑक्साइड ना बोल के फ्लोराइड बोला जाता है। और 2 इंपॉर्टेंट फ्लोराइड हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्लास में, OF2 और O2F2। याद आ रहा हो आपको? तो OF2 और O2F2 है ना। और इसके बारे में मैं कुछ और बातें आपको बताता हूं कि बोथ आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। ये हम लोग लिखते हैं क्लास नोट्स में, बोथ आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। जहां पर मिडिल रो एनॉमली आपको पढ़ाया जाता है उसी के आसपास बोथ आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, है ना। तो अब आप देखो ये जो है XeF4 का रिएक्शन जब मैं O2F2 से कराऊंगा तो O2F2 के साथ कंबाइन होके जो Q बनेगा, एक्चुअल में ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है तो ये फ्लोरीन इसको फेंक के मारेगा, और ये जो Q है ये Q बनेगा आपका XeF6। मतलब XeF4 में फ्लोरीन ऐड होगा और कन्वर्ट हो जाएगा XeF6 में, और O2 अलग हो गया। ठीक है ना। अब ये जो Q है वो XeF6 है। अब आप देखिए Q के बारे में स्टेटमेंट बोला है, Q हैज परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बेटा ये गलत है। क्यों गलत है आप समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से। XeF6 की जब हम बात करते हैं, है ना, तो XeF6 जो है, ध्यान से देखिएगा, XeF6 जो है इसके लिए जब मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो H का वैल्यू 7 आएगा। 7 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है, जिसकी ज्योमेट्री बनती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पोजीशन तो 7 तैयार हुई।
साइड एटम 6 आए, मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल में एक लोन पेयर आने वाला है। और एक लोन पेयर जब आता है तो याद करिए उसे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल नाम से जाना जाता है। आपको याद आ रहा होगा। तो ये जो ज्योमेट्री बन रही है वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी, वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यू के बारे में बात कर रहा है, क्या बोल रहा है? क्यू कैन एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। क्या बोल रहा है बेटा? क्यू कैन एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो ये जो XeF6 है ना, ये XeF6 क्या है? ये एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेटमेंट में चलें। ये जो क्यू है XeF6, इसकी पानी से रिएक्शन करा रहे हैं। और बेटा XeF6 की रिएक्शन जब वाटर से होगी तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस बोला हुआ है आपको। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होने का मतलब ये हुआ कि आप याद करिए, हम XeF6 के हाइड्रोलाइसिस को पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। XeF6 का जब आप पानी से रिएक्शन कराते हो तो हम दो रिएक्शंस पढ़ते हैं, तीन अलग अलग रिएक्शन पढ़ते हैं। एक तो स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलाइसिस पढ़ते हैं, याद करिए। और स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलाइसिस में जो XeF6 वाटर से रिएक्ट करता है तो पहली रिएक्शन में XeOF4 प्लस 2HF रिलीज हो जाता है, मतलब इसका हाइड्रोजन इसके दो फ्लोरीन के साथ जुड़ के 2HF बनाता है और ऑक्सीजन उसको जाके रिप्लेस कर देता है। फिर ये जो XeOF4 है, ये नेक्स्ट स्टेप में एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके XeO2F2 बना लेता है और उस XeO2F2 को साथ में यहाँ पर 2HF आपको मिल जाता है। अगेन वही प्रोसेस हो रही है, दो हाइड्रोजन दो फ्लोरीन से जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। फिर ये जो XeO2F2 आया है सेकेंड स्टेप में एज अ प्रोडक्ट, ये अगेन एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाता है XeO3 प्लस 2HF में, मतलब आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो XeO3 बन रहा है। ये तो हमने स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलाइसिस देखा बेटा, लेकिन इस स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलाइसिस में एक और चीज देखें कि जब हम इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करने जाते हैं तो ये XeOF4 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये XeO2F2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारी फाइनल रिएक्शन बन के आती है वो है XeF6 प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, XeF6 प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल गिव्स XeO3 प्लस 6HF, है ना। और ये जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, मतलब XeF6 के एक मोल को हाइड्रोलाइज कराने के लिए, XeF6 के एक मोल को हाइड्रोलाइज कराने पर, कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कराने के लिए आपको 3 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी और ये फाइनल प्रोडक्ट बना। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बन के आ रहा है बेटा, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बन के आ रहा है उसकी अगर हम बात करें तो ये फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट R जो है वो कहलाएगा XeO3, क्योंकि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस बोला है। और XeO3 का जब मैं हाइब्रिडाइजेशन, है ना, XeO3 का जब मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो वो sp3 आएगा। और sp3 का मतलब जेनॉन के आसपास 4 पोजीशन बनी, यहां पर भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहाँ आएगा एक लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था आइडियली, बट एक लोन पेयर आ गया तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा है। और इस पिरामिडल को कई बार ट्राइगोनल, क्योंकि ट्राइंगल की तरह बन रहा है ना, तो इसको ट्राइगोनल पिरामिडल भी कह दिया जाता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो आंसर है इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें जो नीट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो केवल लास्ट वाला जो रिएक्शन है वही आपके काम का है ना। एडवांस में तो पूरा सिलेबस ले रहा है, तो आपको जो हाइड्रोलाइसिस वाला जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस का क्वेश्चन बन जाता है, और है ना, इसलिए हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A, C एंड D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, इसको अगर हम देखते हैं तो द करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं रिगार्डिंग द पीरियोडिक फंक्शन, मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इज आर कहने का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। अब पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं। पहले स्टेटमेंट में आपको बोला है सेकेंड आईई के बारे में, ठीक है। सेकेंड आई का मतलब हो गया रिमूव
one electron and write the electronic configuration, है ना। अब आप देखो किसके बारे में बोल रखा है, बोरॉन और कार्बन। बेटा बोरॉन का जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2s2 2p1, और कार्बन का जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2s2 2p2। लेकिन जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बच जाएगा 2s2, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बन जाएगा 2s2 2p1, है ना। अब जो सेकेंड आई दोगे उसमें इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और इसमें यहां से निकलेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आउटर मोस्ट निकलेगा। और याद करो S2P1 में क्या एक्सचेंज होने की वजह से H2 की IE ज्यादा हो जाती है बेटा, यस। इसका मतलब है कि कार्बन की IE जो है, सेकेंड आई जो है, लेस होनी चाहिए बोरॉन के मुकाबले। मतलब ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट आपको बोला है इंक्रीजिंग एट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडाई। अब देखो याद करो रेडियस का क्वेश्चन है। मैं आपको क्लास में बोलता हूँ 6 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जनरली, है ना। 6 टाइप के क्वेश्चन क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह वगैरह। इस केस को अगर आप देखो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम Na+, तो आप देखो Na+, Mg2+, और Al3+, है ना। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ रहा होगा क्या ये सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं बेटा, तो यस। और 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होने का मतलब दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और याद करिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक में केवल एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। और जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली साइज जो है वो कम हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव और साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप देखो जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज कम हो जाएगा ऑब्वियसली। तो सबसे छोटा होना चाहिए Al3+, उससे बड़ा होना चाहिए Mg2+, और सबसे बड़ा होना चाहिए Na+। ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो है जो दे रखा है आपको, ये आपके पुराने सिलेबस नीट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन बन रहा है बेटा। एस ब्लॉक के अंदर डेंसिटी का ऑर्डर है। याद करिए मैंने पी ब्लॉक की डेंसिटीज आपको लिखाई हुई है, लेकिन एस ब्लॉक की भी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, पुराने नोट्स में आपको मिलेगा। और इसका जो डेंसिटी का ऑर्डर होता है वो ऐसा होता है, ठीक है ना। ये डाउन द ग्रुप मास बढ़ेगा। एक्सेप्शन किस में आता है, सोडियम पोटेशियम में, ठीक है ना। अब सोडियम पोटेशियम में इसको याद करने का ट्रिक भी मैं बताता हूं, लिखना, लिखना रब से, लिखना रब से, है ना। तो आप देखो पोटेशियम की डेंसिटी मोर बोली है, ये गलत है। सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है ना, तो ये गलत हो गया। अगला वाला देखें डी स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट पे अगर मैं बेटा बात करूं तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला है एच एच का बॉन्ड और एफ एफ का बॉन्ड। सबसे पहले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और वीक की बात हो रही है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए बॉन्ड स्ट्रेंथ को टारगेट किया जा रहा है। याद करिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको देखना है कि बात जो हो रही है वो सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा है, पाई का कंपैरिजन पाई से हो रहा है, या मल्टीपल बॉन्ड्स का कंपैरिजन हो रहा है। और यहां पर आप देख सकते हो सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा है। याद करिए मैं आपको कई बार बताता हूं, दो एटम्स के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन जब भी सिग्मा से हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले VBT आना चाहिए। और VBT का पहला फैक्टर होता है बेटा शेल नंबर। शेल नंबर की अगर बात करूं तो इसका शेल नंबर 1 1 है, इसका शेल नंबर 2 2 है। शेल नंबर कम है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और शेल नंबर ज्यादा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। मतलब HH का बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, बल्कि इसने यहां बोला है HH बॉन्ड इज वीकर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहां पर दो स्टेटमेंट सही, हमसे करेक्ट पूछा गया है तो दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, A एंड B। हाँ एक चीज और मैं बता दूं, क्लास में भी बताता हूं, वो ये है कि एच एच से स्ट्रॉन्ग अगर कोई सिंगल बॉन्ड आपको नॉर्मली देखने को मिलता है तो वो कौन होता है, HF, है ना। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह की बात भी क्लास में बताई जाती है। चलिए